Hello friends, today we are going to study about SHM Simple Harmonic Motion। तो चैप्टर का नाम जो है वो है आपका ऑसिलेशन है। चैप्टर का नाम आपका ऑसिलेशन है, लेकिन ऑसिलेशन में हमें सीखना है SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले अपन बात करते हैं कुछ टर्म्स की। पहला टर्म जो आता है वो आता है टाइम पीरियड। तो हमें समझना पड़ेगा कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आएगा टाइम पीरियड क्या होता है। तो ये मान लीजिए अर्थ है और इसका चक्कर लगा रहा है मून। तो हम सब जानते हैं मून को 29 डेज कुछ लगता है एक चक्कर लगाने में कुछ, ठीक है। तो इस टाइम के बाद उसका मोशन क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड जो इसका है वो 29 डेज का है। तो एक टर्म आता है पीरियोडिक मोशन। क्या आता है? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन होता है मोशन विच रिपीट itself after a fixed interval of time, after a fixed interval of time। जो मोशन एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करें उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। आई होप ये वाला टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक मोशन होता क्या है, ठीक है। अब जो सेकेंड टर्म हम सीखने वाले हैं वो ऑसिलेशन ही है। तो ऑसिलेशन जो होता है ये होता है टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। टू मतलब होता है आगे जाना और फ्रो मतलब होता है पीछे जाना। तो कहाँ से आगे जाना, कहाँ से पीछे जाना, तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ये इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। एक धागे से हमने एक बॉल फंसा दी है। अब यहाँ पे देखो ये तो रेस्ट में है, तो टेंशन फोर्स और mg फोर्स क्या है? बराबर। मतलब इस पोजीशन पे मान लो ए पोजीशन पे मेरा टेंशन की वैल्यू क्या है? mg के बराबर। या मैं बोल सकता हूँ कि नेट फोर्स क्या है मेरा? 0। तो जिस पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है उस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। जिस पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होता है? 0। तो मेरा ए जो हो गया वो हो गया मीन पोजीशन। ए मेरा हो गया मीन पोजीशन। अब मैंने इस धागे को डिस्प्लेस किया थीटा एंगल, जहाँ तक मैं उसको ले गया। तो ये पोजीशन जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। अब मान लेते एयर नहीं है तो वापस ही आएगा और फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 होगी, जब भी तो वापस आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा? एक्सट्रीम पोजीशन। इसको भी क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। तो टू एंड फ्रो मतलब क्या होता है? मीन पोजीशन से आगे, फिर मीन पोजीशन में जाना, फिर मीन पोजीशन से पीछे आना, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। तो मेरा सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है। तो इसको बोलते हैं ऑसिलेशन मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब जहां नेट फोर्स 0 है वहां से आगे जाना, फिर वापस आना और फिर वहां से पीछे जाना, ठीक है। तो इसको अगर मैं बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, तो जब मैंने मैं ए में था तो t = 0 मान लो यहाँ स्टार्ट कर, मैंने यहाँ से देखा तो ए से बी गए, फिर वापस बी से ए, फिर ए से सी गए, फिर वापस ए आए। तो ए से बी गए, वापस बी से ए, फिर ए से सी, फिर वापस सी से ए। तो इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन होना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन होना। तो आई होप ये ऑसिलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि ऑसिलेशन होता क्या है। अपन थर्ड टर्म देखने वाले हैं इसमें कि थर्ड हमें कौन सा डेफिनेशन सीखनी है, ठीक है।
तो अब हम स्टडी करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म, वो है हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक मोशन क्या है? बहुत ही इजी है हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन होता है पीरियोडिक मोशन प्लस ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो हार्मोनिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन प्लस ऑसिलेटरी मोशन। अगर ये दोनों हो रहे हैं, मैंने आपको पीरियोडिक मोशन समझाया था, मैंने आपको ऑसिलेटरी मोशन समझाया। अगर ऑसिलेटरी के साथ वो पीरियोडिक भी है तो उसको क्या बोलेंगे? हार्मोनिक बोलेंगे। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है, जैसे कि आप जानते हो जब एयर होती है, आप जब स्विंग रहता है, एक झूला है, ठीक है, एक झूला है, तो पहले क्या होगा? जब ये स्विंग होगा तो समय के साथ ये क्या होता जाएगा? धीमे होता जाएगा और क्या होता जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ऑसिलेटरी तो है, आगे पीछे जा रहा है, लेकिन पीरियोडिक नहीं होगा। पीरियोडिक क्यों नहीं होगा? कि वही मोशन रिपीट नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है? कम हाइट तक जा रहा है, फिर कम हाइट तक, फिर मोशन ही नहीं हो रहा, रुक जा रहा है। तो ऑसिलेटरी तो है लेकिन पीरियोडिक नहीं है, तो ये जो झूला है वो हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कौन से हार्मोनिक कहलाएंगे और क्या लॉ होता है हार्मोनिक मोशन के लिए? तो अगर आपको हार्मोनिक मोशन चाहिए तो यहाँ पे आप देखिएगा, जो हमने ये डायग्राम बनाया था, सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम था ये, कि इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? हमने बताया था आपको, करेक्ट, मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन क्या होती है? जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है। अब क्या करते हैं कि हम इसको डिस्प्लेस करते हैं यहाँ पे। तो ये थी इसकी इनिशियल पोजीशन, ये क्या थी? इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है? इसकी फाइनल पोजीशन। ये है इसकी फाइनल पोजीशन। ये t = 0 था और ये t = t टाइम पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हम सब जानते हैं क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो mg का फोर्स लग रहा है, अर्थ हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगाती है फोर्स। और क्या लग रहा है? धागा क्या लगा रहा है? टेंशन फोर्स लगा रहा है। मान लेते हैं थीटा एंगल तक हमने उसको डिस्प्लेस किया, तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा, अल्टरनेट एंगल। इसको अगर हम बढ़ा दें तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा, वर्टिकल एंगल। ये mg है तो जो एंगल के साथ होता है, जो एंगल के पास होता है, वो कॉस होता है, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। और ये वाला जो फोर्स आ जाएगा mg cos थीटा के परपेंडिकुलर फोर्स आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या? mg sin थीटा। ठीक है, तो mg फोर्स को हमने तोड़ दिया, किसमें तोड़ा? जिसके साथ एंगल बना, जो पास है वो कॉस है और कॉस के परपेंडिकुलर साइन है। तो हम क्या देख रहे हैं? कौन सा फोर्स इसको वापस ला रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स हमारा है mg sin थीटा। वही तो इस बॉल को वापस अपनी पोजीशन में ला रहा है, mg sin थीटा। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा? g sin थीटा, मास से हमने डिवाइड कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है और हमारा जो एक्सेलरेशन है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है और हमारा जो एक्सेलरेशन है, वो क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, व्हाट वी सी इज दैट एक्सेलरेशन इज जस्ट एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की क्या होनी चाहिए? अपोजिट ही होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी आप पॉइंट में देखोगे तो ऐसा ही वो फॉलो करेगा। फिर अगर लॉ की बात करें, क्या नियम कहता है? तो नियम ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए -x⁻n। ये हमारा लॉ है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x। देखिए हो रहा है, नहीं हो रहा है? यहाँ देखिएगा,
जैसे जो एंगल है, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस क्या है, इसकी लंबाई है, रेडियस क्या है, इसकी लंबाई। तो हम क्या देख रहे हैं, जब एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा जी, और एंगल क्या होता है आर्क, आर्क क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन लेंथ। ठीक है, तो क्या हम देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है और दोनों क्या है अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है तो एक्सीलरेशन इस तरफ है। तो अगर एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है और ये फॉलो हो रहा है a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर n, तो हम बोलेंगे कि वो क्या करेगा, हार्मोनिक मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा, हार्मोनिक मोशन करेगा। और हार्मोनिक लॉ क्या है, a इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर n। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े थे उसमें जो एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट था। जब हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, कोई एक ऑब्जेक्ट है ये फॉल हो रहा है तो अर्थ का एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होता है 9.8। जब प्रोजेक्टाइल भी कोई जा रहा था, जैसे ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है, पैराबोला पाथ जा रहा है, तब भी अर्थ का ही फोर्स लग रहा था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। लेकिन अब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। जब ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता रहेगा, मान लेते एयर नहीं है, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ बढ़ता ही जाएगा। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, और यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है एक्सट्रीम पोजीशन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी सबसे ज़्यादा, एक्सेलरेशन भी सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी सबसे ज़्यादा होगा। अगर ऐसा होता है सो वी कैन से दैट मोशन इज हार्मोनिक मोशन। हमें ये दोनों कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, या ये रूल ही काफ़ी है। माइनस साइन इसलिए लगा है कि अगर x पॉजिटिव होगा तो a निगेटिव होगा, और x निगेटिव होगा तो a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये लॉ ही हमारा सफिशिएंट है इसको करने के लिए। ठीक है, तो और अपन देखते हैं इसके थोड़ा और आगे देखते हैं कि जो मेन था, हमने आपसे बताया था कि मेन हमारा जो है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो इस चैप्टर का हार्ट ऑफ द चैप्टर है, जो मेन चीज़ हमें देखना है वो देखना है हमें SHM। पूरा चैप्टर SHM के ऊपर है। SHM क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हार्मोनिक मोशन तो हम जानते हैं, हम कैसे जानते हैं हार्मोनिक मोशन क्या है। कोई भी अगर मूव कर रहा है, अगर किसी का भी मोशन हो रहा है और किस नियम का फॉलो कर रहा है, हार्मोनिक लॉ हम जानते हैं। अभी हमने देखा था क्या है हार्मोनिक लॉ। अगर हार्मोनिक मोशन करना है तो क्या नियम का पालन करना पड़ेगा, आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए, माइनस एक्स की पावर n। ठीक है, जहां पे x क्या है, इक्विलिब्रियम वाला x है, इक्विलिब्रियम वाला x, या मीन पोजीशन वाला x, मीन पोजीशन से x, मीन पोजीशन से x। क्योंकि मीन पोजीशन जो है जहां नेट फोर्स 0 है वहां पे हमने x 0 माना है। ऐसे नहीं कि आप ओरिजिन कहीं और ले लो, आप ओरिजिन कहीं नहीं ले सकते हो। ऐसे में याद रखना, जो आपका मीन पोजीशन होगा जहां पे नेट फोर्स 0 आएगा आपको वहीं पे ओरिजिन लेना पड़ेगा ही। तो ये इक्विलिब्रियम वाला x है, इक्विलिब्रियम मतलब जहां पे नेट फोर्स 0 हो रहा था वहां से जो x दूरी आई है वो x है। तो ये हार्मोनिक लॉ है। अगर इसको सिंपल करना है तो ये थोड़ा अखर रहा है, ये पावर, सबसे सिंपल पावर क्या होती है, सबसे सिंपल पावर होती है n1। जब n1 हो जाए, तो जब n1 हो जाएगा तो हमारा a क्या हो जाएगा, माइनस x। तो ये हो जाएगा SHM लॉ, ये क्या हो जाएगा SHM लॉ। तो अगर किसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन करना है तो x की पावर क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, अब हम जानते हैं फिजिक्स में, जानते हैं जब भी एक प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है। तो इसमें जो कांस्टेंट आता है वो आता है ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हटा के हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो ये हमारा लॉ हो गया a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x।
जो इस लॉ को ओबे करेगा, जो इस नियम का पालन करेगा, वो SHM करेगा। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन दिस होल चैप्टर इज दिस A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, जहाँ ओमेगा जो होता है वो होती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो अभी आपको लगेगा कोई चीज़ गोल तो मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी मतलब होता है एंगल चेंज होना। ठीक है, थोड़ा बहुत एंगल तो चेंज हो रहा था, अभी अपन और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और इसके बारे में और चर्चा करते हैं अपन। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लिक किया होगा। सबसे मेन है जो आपको याद रखना है एट द एंड, वो है आपका इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? करेक्ट, A इक्वल टू, बोलिए साथ में, A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो देखिए और चीज़ अपन इसका आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है ma, और हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, SHM हो रहा है। तो अभी हमने वर्कआउट किया A किसके बराबर होना चाहिए? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब इस टर्म को m ओमेगा स्क्वायर को k डिफाइन किया गया है, ये डिफाइंड टर्म्स हैं। m ओमेगा स्क्वायर को क्या डिफाइन किया गया है? k, जिसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। तो हमारा F क्या आ जाएगा? माइनस kx। ठीक है, तो हमारे फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? माइनस ऑफ kx, जहां k हमारा क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, अब हम बात करेंगे इक्वेशंस की, बात करेंगे। तो हमने दो फॉर्मूले देख लिए, एक तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला देख लिया SHM में, और एक फोर्स का फॉर्मूला हमने देख लिया। अब जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, जैसे ये एक बॉल है, ये बॉल फॉल हो रही है, पहले इनिशियल स्पीड 0 थी, तो क्या होगी इसकी स्पीड t इक्वल टू टी टाइम में, और क्या इसका डिस्प्लेसमेंट होगा t इक्वल टू टी टाइम में। अगर इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम सब जानते हैं कि अर्थ का फोर्स लगता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होता है? v हम कैसे पता करेंगे? u प्लस at से, और s कैसा पता करेंगे? ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हम पता करेंगे। लेकिन ये दो इक्वेशन आप SHM में यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन हमारे SHM में हमने देखा है, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो x पे डिपेंड करता है, और x तो चेंज ही होता है, तो a चेंज हो रहा है, हमारा a कांस्टेंट नहीं है। सो वी कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन इन SHM, वी कैन नॉट यूज these equation in SHM। SHM में हम ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। तो अब कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे, वो इक्वेशन कैसे होंगे, वही हमें वर्कआउट करना है। अब हमारा टॉपिक है कि क्या इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं SHM में। ठीक है, तो चलिए इसको वर्कआउट करते हैं अपन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन SHM में करने के लिए तो आप यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं एक ऐसा वुडन का कुछ बना हुआ है सर्कुलर ग्रूव। ठीक है, और यहाँ पे एक मकड़ी है। ठीक है, एक मकड़ी है। जब मैंने देखा मकड़ी घूम रही है, मकड़ी घूम रही है, तो जब मेरी नज़र पड़ी मकड़ी पे, तो मकड़ी यहाँ थी, तो मकड़ी फाई एंगल पे थी। कितने एंगल पे थी? फाई एंगल पे थी। मकड़ी जो थी फाई एंगल पे थी। अब मकड़ी क्योंकि घूम रही है, तो मकड़ी थीटा एंगल और घूम गई, मकड़ी थीटा एंगल और घूम गई t इक्वल टू टी समय में। कुछ टाइम के बाद, क्योंकि लगातार मकड़ी घूम रही है। ठीक है, तो मोबाइल का कैमरा भी घूम गया। ठीक है, तो लगातार मकड़ी घूम रही है, तो टी इक्वल टू टी टाइम पे एंगल भी हमारा क्या हो गया है? चेंज हो गया है। अब यहाँ पे हमें वर्कआउट करना है
ये मकड़ी यहाँ से यहाँ पहुँच गई। अब मान के चलिए यहाँ पे पूरा अंधेरा है और ऊपर से हम लाइट कर रहे हैं, ऊपर से लाइट कर रहे हैं और यहाँ से लाइट मारी जा रही है। ठीक है, केवल ऊपर से लाइट मारी जा रही है, ऊपर से लाइट मारी जा रही है और यहाँ फ्लोर है, ये फ्लोर है और पूरा अंधेरा है, केवल ऊपर से लाइट मारी जा रही है। तो आप ही बताइए, जब मकड़ी यहाँ थी तो उसकी परछाई कहाँ बनती? यहाँ। जब मकड़ी यहाँ है तो परछाई यहाँ। अब मकड़ी तो लगातार हमारी जो है, मकड़ी जो है हमारी लगातार क्या कर रही है? घूम रही है। फिर इसकी परछाई फिर यहाँ, जब मकड़ी यहाँ आएगी तो परछाई यहाँ, मकड़ी के यहाँ आने पे परछाई यहाँ, मकड़ी के यहाँ आने परछाई यहाँ, फिर मकड़ी के यहाँ आने परछाई फिर यहाँ, मकड़ी के यहाँ आने परछाई यहाँ और फिर मकड़ी के यहाँ आने परछाई यहाँ। तो मकड़ी की जो परछाई है, शैडो है, वो क्या कर रही है? पहले ऐसे जा रही है, फिर यहाँ आ रही है, फिर ऐसे जा रही है और फिर ऐसे आ रही है। तो मकड़ी की जो शैडो है, मकड़ी की जो शैडो है वो क्या कर रही है? ऑसिलेशन कर रही है। वो क्या कर रही है? मकड़ी की शैडो ऑसिलेशन कर रही है, आगे पीछे जा रही है। मकड़ी क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है, लेकिन इसकी जो परछाई है वो क्या कर रही है? ऑसिलेशन कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम के लिए हमें थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ती है सर्कुलर मोशन से, जिससे थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को इजी समझा जा सकता है। ठीक है, तो अब मान के चलते हैं जो इसका रेडियस है वो है a, इसका जो रेडियस है वो है a। तो ये वैल्यू हमारी कैपिटल A है, इसका रेडियस। ठीक है, इसका रेडियस है कैपिटल A। अब अगर अलग से वर्कआउट किया जाए यहाँ पे तो आप देखिएगा ये पूरा 90 था, ये मान लीजिए फाई है और ये एंगल हो गया थीटा। तो बताइए बचा हुआ एंगल क्या होगा? 90 माइनस 5 प्लस थीटा। 90 में से 5 प्लस थीटा माइनस कर दो तो ये एंगल आ जाएगा ना, बचा हुआ एंगल। अब ये लंबाई जो है वो a है। अब जो पास है, जिस साथ एंगल बनता है वो कॉस होता है, तो ये क्या हो जाएगा? a cos 90 माइनस 5 प्लस थीटा। अब cos 90 माइनस समथिंग, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा a साइन थीटा प्लस 5। ठीक है, और ये चीज़ क्या है? ये चीज़ जो आएगा हमारे पास, इसका ये कंपोनेंट जो आएगा, ये चीज़ क्या आएगा हमारे पास? x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x। ये x ही तो है, ये x ही तो होता है, तो हमारा x क्या आ गया? a साइन थीटा प्लस 5। मतलब समय, अब थीटा जो है एंगल है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? हमने पढ़ा है कि एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। हम एंगल को लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमारा समय के साथ किस तरह ये x पोजीशन चेंज होगी वो ये इक्वेशन दे देगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, जहाँ a है एम्पलीट्यूड, a को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और फाई है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब क्या होता है? t इक्वल टू 0 में वो कितने एंगल में था। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एक बेसिक इक्वेशन। अब हमें इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है। अभी हमने थोड़ा बेसिक निकाला, थोड़ा बहुत निकाला कि हाँ ठीक है एसएचएम का हमें इक्वेशन निकालना था। एक्स टी के साथ चेंज हो रहा है, हम जानते हैं, तो क्या रिलेशन होगा एक्स और टी में एसएचएम में, तो वो हमने डिराइव कर लिया। लेकिन ये होते हैं नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं। अब हम इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कहाँ से हमने लीव किया था? हमने जो लीव किया था, हमारा इक्वेशन क्या था? x इक्वल टू करेक्ट a, फिर बताइए क्या था? साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी निकालनी है कि जब एसएचएम हो रहा है तो क्या स्पीड है उसकी ऑब्जेक्ट की जो हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी v2 क्या होता है? dx बाय dt। डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, dx dt होता है, तो d बाय dt, x क्या है हमारा? a साइन ओमेगा t प्लस 5। अब a तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा,
और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस, लेकिन जो इसके बगल में होता है वेरिएबल के बगल में वो भी सामने आ जाता है, तो हमारा v आ गया। तो v हमारा आ गया a ओमेगा कॉस, या इसको हम साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई प्लस पाई बाय 2, ये साइन पाई बाय 2 कॉस ही होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है और हमारी जो वेलोसिटी है वो आउट ऑफ फेस है, पाई बाय 2 के अंतर में है। कितने अंतर में है, पाई बाय 2 के अंतर में है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो एक नोट है, इन एसएचएम डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर differ by phase पाई बाय 2, दोनों अलग अलग फेस में। इसका मतलब क्या होता है फेस का, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, झूले का एग्जांपल बता रहा हूँ। दो झूले मानिए, ठीक है, अब दोनों झूले को एक साथ धक्का दिया तो दोनों झूले एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे जाएंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे जाएंगे, इनको बोलते हैं इन फेस, एक साथ होना। आउट ऑफ फेस क्या होता है कि एक झूले को पहले धक्का दिया और फिर दूसरे झूले को दिया, तो जब दूसरे झूला ऊपर जा रहा है तो ये पीछे आ रहा है, तो ये हो गया आउट ऑफ फेस। तो ये हो गया पाई बाय 2 का डिफरेंस। तो वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट है एसएचएम में वो क्या होते हैं, आउट ऑफ फेस होते हैं, उनमें जो अंतर होता है पाई बाय 2 का होता है। इंफॉर्मेटिव है। अब एक्सीलरेशन निकालते हैं, तो इसी मेथड को आगे बढ़ाते हैं और एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो एक्सीलरेशन जो आएगा हमारा वो क्या होता है, dv dt। तो हम जानते बेटा कि v अभी हमने निकाला है, क्या निकाला हमने, a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई। अब डिफरेंशिएट करो, a ओमेगा तो कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, लेकिन फिर से वेरिएबल के बगल में कौन बैठा है, ओमेगा, तो ओमेगा सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a। अब आप देखिए x हमारा क्या था, x हमारा था a, फिर आगे साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये था हमारा x। तो देखिए माइनस ओमेगा बाहर ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर, तो a साइन ओमेगा t प्लस फाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर आगे ले लीजिए, a को यहाँ कर दीजिए, तो बेटू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा t प्लस फाई क्या है, x, तो a आ गया ना। अब देखिए जो हमने सिंपली स्टेट कर दिया था कि अगर कोई भी एसएचएम करेगा तो ये रिलेशन होगा, आप भी प्रूव हो गया ना, है ना, क्योंकि हमने तो एसएचएम ही का निकाला था। जो हमारी मकड़ी थी वो घूम रही थी, ठीक है, और उसकी परछाई क्या कर रही थी, ऑसिलेट कर रही थी, तो उस परछाई की जो पोजीशन थी किसी भी समय में इस इक्वेशन से आई। तो ये इक्वेशन क्या हो गया एसएचएम का, कि किसी भी टाइम में हम उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं जो बॉडी एसएचएम कर रही है, ठीक है। फिर हमने वेलोसिटी निकाली इसको डिफरेंशिएट करके, और फिर हमने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो हमारा क्या निकला, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो समझ में आया ना, मैंने आपसे कहा था ना कि बाद में ओमेगा और समझ में आएगा। तो ये ओमेगा क्या है हमारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और x क्या है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या है एक्सेलरेशन। अब इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है हमारे पास v का, एक v का हमारा फॉर्मूला था ना, v का क्या था, a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई। ये जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। क्यों होता है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, क्योंकि v t पे डिपेंड कर रहा है।
हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब होता है कि आप x पे डिपेंड करवाओ, x का फंक्शन करवाओ। तो हमारा अगला टास्क है, हमें जो v लिखना है वो x के टर्म्स में हमें लाना है, हम अपने फॉर्मूले को स्टैंडर्डाइज करना है। ठीक है, तब हम उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। देखिए इसको अपन स्टैंडर्डाइज करते हैं। कैसे इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे अपन? तो अगर इसको हमको स्टैंडर्डाइज करना है तो हम जानते हैं कि हमारा जो x है वो क्या था, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, x बाय ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। अब बेटू हमारा v क्या था, a ओमेगा कॉस, क्या था, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, स्क्वायर कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हो गया इक्वेशन 2। हमने स्क्वायर किया फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर कर देते हैं ऐड 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दो। देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर होंगे तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। अब एलसीएम में सेम करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हमने ओमेगा स्क्वायर अपने आप से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इक्वल टू 1। अब एलसीएम सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हमें तो चाहिए था v, ये वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा v क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ हमारा ओमेगा स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, एक और स्टेप बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको रब करके स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। तो हमारा क्या आया, वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट ले लो, क्या ले लो, रूट। तो जब हम रूट ले लेंगे तो रूट लेने से क्या होगा, v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा v इन टर्म्स ऑफ x। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो हमें फॉर्मूले चाहिए थे x के टर्म्स में चाहिए थे एसएचएम में, फिजिक्स ऑल अबाउट फॉर्मूले। तो a का हम पहले से डिराइव कर लिए थे, क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये फॉर्मूला 2 हो गया। और f हमने क्या किया था, माइनस के x, ये भी x के टर्म्स में है। तो ये 3 फॉर्मूले पिलर्स हैं एसएचएम के, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स इक्वेशन इन एसएचएम। ठीक है, द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन एसएचएम। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, क्योंकि ये सब x पे चेंज हो रहा है। फोर्स भी हमारा कांस्टेंट नहीं है, x से चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, x चेंज करने पे चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी भी हमारा x का फंक्शन है। डिफरेंट पोजीशन में वेलोसिटी भी डिफरेंट हो रही है। ठीक है, तो एक और चीज़ हम इसमें निकाल सकते हैं, इसके कुछ रिजल्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमें। तो क्या इम्पॉर्टेंट है इसमें, हमें एक और चीज़ जो नोट करनी है, अगर हम बात करते हैं मीन पोजीशन की, किसकी बात करते हैं, मीन पोजीशन की, तो मीन पोजीशन में x क्या होता है, 0। दैट इम्प्लाइज, यहाँ x 0 कर दोगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और कितनी होती है, ओमेगा ए। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ 0 कर दो 0, और फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0।
तो मीन पोजीशन में एक्सेलरेशन क्या होता है 0 और फोर्स भी क्या होता है 0। पहले पे मैंने लिखवाया था मीन पोजीशन पे फोर्स 0 होता है। फिर आते हैं अपन एक्सट्रीम पोजीशन पे। किस पे आते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन में x इक्वल टू क्या हो जाएगा a, एम्पलीट्यूड बराबर हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। तो v हम अगर a का रखेंगे, x हम a का रखेंगे तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो v क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम हो जाएगा और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा और कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a, और फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a। तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है कितनी होती है, मिनिमम वेलोसिटी कब होती है कितनी होती है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स, और ये तो जनरल फॉर्मूले हैं ही। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जितना भी अपन ने पढ़ा है उसमें सबसे जो समरी है वो यही है। अब आगे अपन टाइम पीरियड निकालेंगे सिंपल पेंडुलम का और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, तो आप इसको और ध्यान से एक बार फिर देख सकते हैं। तो अब हमें निकालना है टाइम पीरियड इन सिंपल पेंडुलम। तो हमें निकालना है टाइम पीरियड इन सिंपल पेंडुलम। तो देखिए फिर से देखिए, ये सिंपल पेंडुलम है, बहुत ही कम हम डिस्प्लेस करते हैं 10 डिग्री या ऐसे कुछ। फिर इसको हमने वर्कआउट किया था, क्या क्या किया था, ये क्या है हमारा x डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है हमारा एंगल, ये हमने वर्टिकल ड्रॉप किया तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, इसको एक्सटेंड किया तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। इस पे ये क्या लग रहा है कौन सा फोर्स mg, धागा क्या लगाता है टेंशन, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है जो पास है वो कॉस है, और कॉस के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है साइन है, mg साइन थीटा। ठीक है, ये हमने तक किया था। तो फिर हमने कहा था एंगल स्मॉल होते हैं, एंगल क्या है स्मॉल है, जब एंगल स्मॉल होते हैं तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है थीटा के बराबर होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि फोर्स हमारा जो है जो वापस ला रहा है वो कौन सा फोर्स है mg साइन थीटा है, और हम जानते हैं a क्या होता है F/m, तो a हमारा क्या हो जाएगा mg साइन थीटा अपॉन m, तो mm कैंसिल हो जाएगा और a हो जाएगा माइनस g साइन थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट है, x के अपोजिट है। अब एंगल छोटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर लिख सकते हैं, तो हमारा a हो जाएगा माइनस जी थीटा, a क्या हो जाएगा माइनस जी थीटा। एंगल क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, एंगल क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो धागे की लंबाई है, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा आर्क अपॉन लेंथ। तो वैल्यू रख देंगे तो a हमारा आ जाएगा माइनस जी, अब थीटा के बदले हम लिख सकते हैं आर्क, आर्क हमारा क्या है x के बराबर, तो gx/l ये आ गया हमारा। तो हम जानते हैं ये हार्मोनिक मोशन है, तो हार्मोनिक मोशन का नियम क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये क्या है SHM लॉ। अगर कोई भी हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन तो यही होना चाहिए, इसका मतलब आप कंपेयर कर दो, तो जो x के बगल में होता है वो क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, तो हमारा जो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा g/l, और ओमेगा क्या हो जाएगा √g/l। अब समय जो होता है वो होता है 2π/ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2π/√g/l, तो हमारा जो समय आ जाएगा वो आ जाएगा 2π√l/g, तो हमारा समय आ जाएगा सिंपल पेंडुलम का वो आ जाएगा 2π√l/g। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो समय है मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जब आप इससे कितना भी मासिव ऑब्जेक्ट लटकाएं जब तक धागा नहीं टूट रहा है टाइम पीरियड सेम होगा। टाइम पीरियड g पे डिपेंड कर रहा है,
हम जानते हैं जब हम हाइट पे जाते हैं तो जी कम होता है, डेप्थ पे जाते हैं तो जी कम होता है, तो जी के चेंज होने से टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। आई होप आपको समझ में आया कि हमने सिंपल मैकेनिक्स लगाई है, हमने फोर्स देखा, एक्सेलरेशन निकाला। हम जानते हैं हार्मोनिक मोशन है तो, और हार्मोनिक लॉ से हमने कंपेयर कर दिया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और हम जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में संबंध होता है, रिलेशन होता है, तो हमने टाइम पीरियड तुरंत निकाल लिया। ठीक है, अब हम करेंगे टाइम पीरियड, हम निकालेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, लेकिन इसके पहले कुछ इसके वेरिएशन देख लेते हैं। वेरिएशन क्या है, मान लेते हैं सिंपल पेंडुलम क्या है, लिफ्ट में है। सिंपल पेंडुलम लिफ्ट में ऑसिलेट कर रहा है, लिफ्ट में, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट है। तो अब क्या टाइम पीरियड होगा, ये पहला है। या मान लेते हैं एक गाड़ी है, ठीक है, और इसमें सिंपल पेंडुलम है और गाड़ी आगे जा रही है, एक्सीलरेट कर रही है, तो अब क्या टाइम पीरियड होगा। ठीक है, लिख देते हैं कार, समझ में नहीं आएगा। तो अब क्या टाइम पीरियड होगा। ठीक है, ये वेरिएशन हो गया। फिर एक और वेरिएशन है कि कार टर्न कर रही है, कार टर्न कर रही है, ये वेलोसिटी है, ऊपर से देख रहे हैं तो कार ऐसी दिखेगी, और ये रेडियस है जिस रेडियस से वो टर्न कर रही है, और यहाँ पे भी सिंपल पेंडुलम है। तो अब इसका टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो तीन अलग अलग कंडीशंस हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है टाइम पीरियड का, T = 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। एक्चुअली में वो G इफेक्टिव है। अब G इफेक्टिव क्या है, अभी तक क्या था, केवल अर्थ का फोर्स लग रहा था, लेकिन इसमें अगर हम देखें G इफेक्टिव देखें, इसमें देखिए तो ये A है और ये हमारा अर्थ का है, तो हम जानते हैं दोनों वेक्टर है, तो नेट क्या होगा, ये होगा, तो ये होगा हमारा G इफेक्टिव, और G इफेक्टिव आ जाएगा रूट ऑफ A² प्लस G², जहाँ A एक्सिस ऑफ कार है। उसी तरह जब कोई चीज़ टर्न करती है, जब कोई चीज़ हमारी टर्न करती है, तो उसमें भी एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, टर्न वाला एक्सेलरेशन आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये हमारा क्या है G, तो फिर से G इफेक्टिव आ जाएगा, तो G इफेक्टिव जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ G² प्लस v²/r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा G इफेक्टिव। तो G इफेक्टिव में वैल्यू रखना है। अब यहाँ पे लिफ्ट में, तो लिफ्ट का मान लो एक्सेलरेशन A है और ये क्या लग रहा है नीचे G, तो जो G इफेक्टिव आएगा यहाँ पे, वो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो G इफेक्टिव क्या आएगा, A - G आएगा। तो अब G इफेक्टिव निकालो। अभी तक केवल G लग रहा था और बाकी एक्सेलरेशन नहीं थे, तो अगर G के अलावा भी और एक्सेलरेशन है तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज है, और जब दो वेक्टर क्वांटिटीज रहती हैं तो नेट कैसे निकाला जाता है, हम जानते हैं रूट ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर किया जाता है, तो हमारा क्या जाता है नेट, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव। तो ये वेरिएशन थे सिंपल पेंडुलम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे ये स्प्रिंग है, अपनी नेचुरल लेंथ में है, उसको अपने कुछ छेड़ा नहीं है। अब इसको हमने स्प्रिंग को खींच दिया है, तो स्प्रिंग जो है खिंच गई है, x मान लेते हैं, पहले लेंथ स्प्रिंग की L थी। ठीक है, तो जब ये खिंच गई है, स्प्रिंग खिंच गई है, तो स्प्रिंग फोर्स लगता है। स्प्रिंग फोर्स जो लगता है इसको वापस आने की कोशिश करेगा, और स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो होता है kx, जहाँ k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बताता है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग बताता है। क्या बताता है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कितनी टाइट है या लूज है। अगर स्प्रिंग टाइट है, टाइट ज़्यादा है, तो k ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फिर से वो आप देखिए, ये इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन था, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा है, लेकिन एक्सेलरेशन या फोर्स अपोजिट है। ठीक है, और हम देख भी रहे हैं
कि वो फॉर्म भी आ रहा है F का x के टर्म्स में आ रहा है, तो ये SHM है। तो देख लेते हैं कि हम फोर्स F इक्वल टू ma जानते हैं। फोर्स कौन सा लग रहा है, kx इक्वल टू ma, तो हमारा kx बाय m क्या हो जाएगा, a। अब ये अगर हार्मोनिक मोशन है तो कौन से नियम को इसको फॉलो करना पड़ेगा, हार्मोनिक लॉ। हार्मोनिक लॉ क्या होता है, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये क्या है, SHM लॉ। तो ये तो फॉलो कर रहा है, मतलब ये और ये सेम है। तो जो ओमेगा एक्स के बगल में होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, तो एक्स के बगल में k बाय m है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, k बाय m। तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट बाय k बाय m, और हम जानते हैं टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय अंडर रूट बाय k बाय m। तो हमारा टाइम पीरियड फाइनली आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, इसका टाइम पीरियड भी सेम होगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, लॉसेस नहीं है, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड होगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का, एक ऑसिलेशन मतलब जब आपने देखा वो यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस कंप्रेस होगा, फिर यहाँ आएगा, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। तो हम क्या देख रहे हैं, ये टाइम पीरियड m पे डिपेंड कर रहा है और g पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट आप चाहे हिमालय पे करो या पाताल लोक पे करो, माइंस पे करो, आंसर चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि जी चेंज नहीं हो रहा, जी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये फॉर्मूला, मास पे डिपेंड कर रहा है। अलग अलग मास पे टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से हमने वही किया, हमने F इक्वल टू ma में फोर्स की खोज की, उस फोर्स की खोज की जो उसको वापस लाएगा, फिर उससे हमने a निकाला, फिर हमने देख लिया वो हार्मोनिक मोशन है, तो हम जानते हैं हार्मोनिक मोशन है तो उसको नियम का पालन करना पड़ेगा, और नियम क्या है, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमने कंपेयर कर दिया, हमारा ओमेगा आ गया, और जैसे ओमेगा, तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि जो टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, वो क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। तो मैंने यहाँ 4 डायग्राम बनाए हैं, तो इन सब का टाइम पीरियड सेम है, चाहे वो वर्टिकल स्प्रिंग लगी हो, चाहे स्प्रिंग एक एंगल पे लगी हो स्लोप के लॉन्ग हो, चाहे पूरा का पूरा सेटअप पानी में डुबो दो, और हॉरिजॉन्टल में तो अपने वर्क कर ही लिया है, ठीक है। तो इन सब में क्या है, टाइम पीरियड सेम होगा। क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों है, क्योंकि अब इन सब में देखो तो g आ रहा है, जब हमारा जो स्प्रिंग है वर्टिकल है तो g आ जाएगा, इंक्लिनेशन में भी g आ जाएगा, एक्सलेशन आ जाएगा, वाटर में जाएगा तो g एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं हमारे फॉर्मूले में तो g तो आते नहीं है, तो हमारा टाइम पीरियड जब g पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इन सारी सिचुएशन में हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, सेम। और क्या होगा, मेरे साथ बोलिए, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k, जहाँ m क्या है, मास है ब्लॉक का, और k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, जो क्या बताता है स्प्रिंग की टाइटनेस। अगर स्प्रिंग टाइट है तो k ज़्यादा होगा, और स्प्रिंग अगर ढीली है, जैसे पेन की ढीली होती है स्प्रिंग, तो k क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी में SHM। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, v की वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी x के टर्म्स में, क्या होती थी, ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही v की वैल्यू हम फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, आप याद करिए वर्क डन में मैंने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला डिराइव करवाया था, हाफ k एक्स स्क्वायर, तो ये जनरल फॉर्मूला भी होता है। अब k को हम डिफाइन कर चुके हैं, k क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर, तो k को हम क्या लिख देंगे, m ओमेगा स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी जनरल फॉर्मूला हो जाएगा SHM के लिए, क्या है पोटेंशियल एनर्जी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। जब आप x 0 रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम।
और एक्सट्रीम पोजीशन पे करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अब लास्टली हम चर्चा करेंगे ग्राफ की। तो देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, अगर एक्स की पावर 2 होती है तो हमारा ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला, मतलब सीधा कटोरा। तो आप देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। अब उसमें आ गया माइनस एक्स स्क्वायर तो उल्टा कटोरा हो जाएगा, है ना। तो आप काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देख रहे हो और मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या है, कांस्टेंट, इसी वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा चैप्टर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग इट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।